किसी एक दिन सब लोग ट्रेडिंग बॉयकॉट करते हैं, सब लोग। मूवमेंट ही नहीं होगी, प्राइस वॉल्यूम की गुलाम है। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं इस ट्रेड को देने हैं, इस ट्रेड की इतनी ही औकात है। कितना भी ब्यूटीफुल सेटअप बना होगा, गारंटी तो नहीं है। आपको इंडिविजुअल ट्रेड की बाल की खाल नहीं निकालनी है, आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है, विन रेट पे नहीं। आप वॉल्यूम को एक्चुअली कैसे एनालाइज करते हो? पैटर्न्स की ऐसी क्या खूबी है? पॉइंट इज, ओवर ट्रेडिंग कैसे अवॉइड करें? मुझे पता है मुझे सिर्फ हेड एंड शोल्डर ट्रेड करना है। अगर रिलायंस में नहीं है तो एसबीआई में देखूंगा, एसबीआई में नहीं है तो एक्सिस में देखूंगा। मेरा ओवर ट्रेडिंग हो गया खत्म। दिस इज द परमानेंट सॉल्यूशन। धोनी जैसा महान प्लेयर भी बोलता है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, देयर इज नथिंग आई कैन कंट्रोल आफ्टर एंट्री। पैसा इज बाय प्रोडक्ट ऑफ योर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कम्स विद प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एक सेटअप पे की जाती है, एक सेटअप के कुछ रूल्स होते हैं और उसी रूल्स को ट्रेड करना होता है। कोई पर्सन जॉब कर रहा है, आपको पहले 9:15 से 9:30 तक ही स्क्रीन पे रहना है और काम पे चला जाना है, क्योंकि तो ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उस ट्रेडर में जो उसे ट्रेडर बनाते हैं? सो व्हाट डज प्रैक्टिस मीन टू यू? माइकल फेल्प्स का भी रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू देखा, जिसमें माइकल फेल्प्स कहता है, उसको क्वेश्चन पूछते हैं, अगर किसी को, जो हमारा व्यूअर है, उसको माइकल फेल्प्स बनना है तो उसने क्या करना चाहिए? बोलता है प्रैक्टिस। मतलब एक सिंगल वर्ड में उसने उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। बोलता है सिर्फ प्रैक्टिस करने से माइकल फेल्प्स बन जाएगा? बोलता है यस। क्या बात कर रहे हो? बोलता है यार सिर्फ प्रैक्टिस से हो जाएगा। ये बार बार पूछ रहा है क्योंकि इसको डाउट है। वो बोलता है आप समझे नहीं, डैड की डेथ हो गई, फ्यूनरल हो गया, शाम में प्रैक्टिस। तबीयत खराब है, फीवर 101 है, शाम में प्रैक्टिस। बहुत ज्यादा स्टॉर्मी सिचुएशन है, नेचुरल कैलेमिटी चल रही है, कंट्री डेंजर में, प्रैक्टिस। 7 साल नॉन स्टॉप विदाउट हैविंग अ सिंगल हॉलीडे, प्रैक्टिस। ये है प्रैक्टिस का मैजिक। फॉर एग्जाम्पल, मैं हेड एंड शोल्डर फॉलो करता हूँ। नाउ because of practicing 10,000, 20,000, 30,000 head and shoulders, my eyes and my brain, the coordination of both, मेरे आंख और मेरा दिमाग constantly in search of head and shoulder रहेगा। Am I right? बिल्कुल। Not I'm right now, I'm not thinking about trade. I'm not thinking about how much quantity will I buy, किस स्टॉक में मैं ट्रेड करूंगा। ये थॉट नहीं चल रहा है मेरे माइंड में। मेरे माइंड में चल रहा है कहाँ हेड एंड शोल्डर बन रहा है। अब इसकी ब्यूटी क्या है, जब मेरा माइंड कॉन्स्टेंटली चार्ट पर हेड एंड शोल्डर ढूंढता रहेगा, उस समय चार्ट पर अभी क्या चल रहा है और प्राइस कहाँ जाने वाली है, ये प्रेडिक्ट करना बंद हो जाएगा। मेरा माइंड कॉन्स्टेंट इन सर्च ऑफ हेड एंड शोल्डर होगा। अब हेड एंड शोल्डर क्या करेगा, पहले एक साइड का शोल्डर बनाएगा, फिर हेड बनाएगा, फिर नेक्स्ट शोल्डर बना के नेक लाइन ब्रेक करेगा। अब मेरे में कितना पेशेंस आएगा, पहला शोल्डर, हेड एंड नेक्स्ट शोल्डर। अगर 1 आवर में बन रहा है तो मैंने पहले शोल्डर से नेकलाइन ब्रेक होने तक 1 आवर तक आई वॉज सिटिंग ऑन माई हैंड्स। मैं बैठा था और वेट कर रहा था कि हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो जाए और मैं ट्रेड करूं। कहां से ओवर ट्रेडिंग होगा, कैसे ओवर ट्रेडिंग होगा? जब मेरा परसेप्शन या मेरा मोटिव, पर्पस, सोल पर्पस इज आइडेंटिफाइंग हेड एंड शोल्डर हुआ है। पर जब मैं पैटर्न लेस ओनली एनालिसिस बेस्ट ट्रेडिंग कर रहा हूँ, उस समय तो हर कैंडल पे मुझे पता है मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अब ओवर ट्रेडिंग होते ही रहेगा। मतलब जब जब मैं प्रेडिक्शन बेसिस पे ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे सब समझ आ रहा है कि इस कैंडल के बाद प्राइस नीचे जाना चाहिए, इस कैंडल के बाद प्राइस ऊपर जाना चाहिए। हर जगह एंटिसिपेशन करने की एबिलिटी मुझसे ओवर ट्रेड करवाती है। बट अगर मैं पैटर्न ढूंढने लग जाऊं, जो मैं भी दिखाने वाला हूं आपको, पैटर्न ढूंढने लग जाऊं, तो अब मेरा 90% चांस रिड्यूस हो गया है कि मैं ओवर ट्रेड करूं। क्योंकि मुझे पता है मुझे सिर्फ हेड एंड शोल्डर ट्रेड करना है, तो आई विल कीप ऑन सर्चिंग हेड एंड शोल्डर्स। अगर रिलायंस में नहीं है तो एसबीआई में देखूंगा, एसबीआई में नहीं है तो एक्सिस में देखूंगा, बट मैं ढूंढूंगा हेड एंड शोल्डर ही। मेरा ओवर ट्रेडिंग हो गया खत्म। दिस इज अ चार्ट ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजीज। अब मैं क्या करता हूं, मैं एन पैटर्न ट्रेड करता हूं। आई हैव एक्सप्लेन यू दिस।
अब सबके अपने अपने पैटर्न है। मैं हेड एंड शोल्डर किसी को कह रहा हूँ, किसी को कप एंड हैंडल कह रहा हूँ। यू कैन फाइंड आउट कप एंड हैंडल एनीवेयर मेनी टाइम्स। दिस इज कप, दिस इज हैंडल, दिस इज ब्रेक ऑफ द नेकलाइन, राइट? कितना सिंपली आइडेंटिफाई किया मैंने। रीजन व्हाई आई एम एबल टू आइडेंटिफाई दिस कप एंड हैंडल बिकॉज आई वाज सर्चिंग फॉर कप एंड हैंडल। आई वाज नॉट सर्चिंग फॉर ट्रेड। मैं डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने के लिए चार्ट को नहीं देख रहा था, मैं किसी ट्रेड लेने के लिए चार्ट को नहीं देख रहा था। मेरा सोल पर्पस था कि मुझे कप एंड हैंडल ढूंढना है। ऐसे ही मेरा सोल पर्पस रोज एन ढूंढना होता है। सो नाउ लुक एट दिस, दिस पर्टिकुलर सेक्शन हियर। आई सेड आई एम ट्रेडिंग एन, यहां पर एक एन बना है, राइट? ऐसे ही अब मैं दूसरा चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ। लुक एट दिस अगेन, यहां पर एक एन बना हुआ है ना? अब ये मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि मैंने इसके 50,000 से ज्यादा चार्ट तो इसको बनाते समय प्रैक्टिस किए। अब तक तो मिलियन चार्ट तो हो चुके होंगे। तो जब मैं मार्केट ओपन करता हूँ, जब चार्ट ओपन करता हूँ, तो माय आईज इज कॉन्स्टेंटली इन सर्च ऑफ एन। एन होता क्या है चार्ट पर दिखाता हूं मैं आपको। एन कैसे फॉर्म होता है? पहले अपसाइड मूवमेंट आएगी, फिर प्राइस यहां कुछ करेगी, फिर अपसाइड मूवमेंट आएगी, ये एन बना है बराबर। तो फिबोनाची क्या कह रही है? ये पहले मूवमेंट के टॉप और बॉटम को पकड़ के मल्टीपल लाइंस ड्रॉ करती है। 30 के लेवल से बाउंस हो तो बाय करो, 50 के लेवल से बाउंस हो, इसकी जरूरत ही नहीं है। आपके नेकेड आंखों से दिख रहा है कि इस लेंथ के 50% के ऊपर वो कांस्टेंट साइडवेज या रिट्रेस हो रहा है, और जैसे ये ब्रेकआउट करेगा आप उसको ट्रेड कर रहे हो। अल्टीमेटली यू ट्रेडिंग फिबोनाची, बट आप उसका बॉटम पकड़ने के चक्कर में कॉन्स्टेंटली रैंडम चीजें ट्रेड करते रहते हो। आप किसी भी पैटर्न को मास्टर कर लीजिए, आपके बिफोर एंट्री की सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। एंड दैट इज व्हाट आई मेंट। अब ये जो मार्केट की रैंडमनेस है, उस रैंडमनेस को डिलीट करने में ये पैटर्न्स कैसे काम आते हैं? मतलब पैटर्न्स की ऐसी क्या खूबी है, वो मैं जानना चाहता हूँ। वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि थोड़ी देर पहले हमने एक बात की थी, सेम नंबर ऑफ पीपल विद द सेम कैपिटल 5% हियर एंड देयर। रोज वही इंसान उसी बिहेवियर के साथ, उसी माइंडसेट के साथ ट्रेड करने आता है, फिर भी उसके ट्रेड करते हुए 80% पीपल आर सेम एवरीडे, तब भी चार्ट अलग अलग फॉर्म होता है, राइट? निफ्टी का कोई भी 2 दिन का चार्ट सेम नहीं दिखाई देगा आपको। अब ये पैटर्न्स में क्या खूबी है? मान लो एक हेड एंड शोल्डर बना है सितंबर महीने में, एक हेड एंड शोल्डर बना है अगस्त महीने में। इन दो हेड एंड शोल्डर्स में भलाई इसके अंदर ट्रेड करने वाले, उस पोर्शन में ट्रेड करने वाले, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखते हैं हम लोग, एक हेड एंड शोल्डर मान लो ये इधर फॉर्म हुआ है, और एक हेड एंड शोल्डर्स कहीं दूसरी जगह फॉर्म हुआ है, ठीक? इन दोनों हेड एंड शोल्डर में फॉर्मेशन अलग अलग जगह पर है, शायद अलग अलग लोगों ने भी बनाया हो, बट उन दोनों के माइंडसेट सेम है, उन दोनों की कैपेसिटी सेम है। उन दोनों जगह ट्रेड करने के कॉम्बिनेशन के ट्रेडर्स जो है, मान लो यहाँ पर 1 लाख ट्रेडर मिलकर ये बना रहे हैं, इसको 2 लाख ट्रेडर मिलकर बना रहे हैं, उनके बिहेवियर का पैटर्न भी सेम है। इसलिए प्रोबेबिलिटी, मैं ऐसा नहीं कहता कि हर हेड एंड शोल्डर परफॉर्म करेगा, मैं कहता हूँ 10 में से अगर केवल 3 भी हेड एंड शोल्डर 1:5 प्लस का मूव कर जाए, you have become top 1% trader in the world, not just in India. ग्रेट। अब चार्ट पर पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने के बाद और क्या एलिमेंट्स होने चाहिए एज पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिस? इस चार्ट पर देखिए आप, एक ब्यूटीफुल मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है इस जगह पर। अब वो ट्रेडर करेगा क्या? वो इंडिकेटर लगाएगा एंड ही विल एक्सप्लेन द ब्यूटी ऑफ दैट इंडिकेटर और ऑसिलेटर से RSI और मूविंग एवरेज इन दिस मूव। बट वो यहाँ क्यों एक्सप्लेन कर रहा है? क्योंकि उसको इंडिकेटर का सिग्नल आने के बाद बड़ी मोमेंटम हुई है, ये दिखाना है। बट एग्जैक्टली सेम इंडिकेटर और ऑसिलेटर प्रोड्यूस सो मेनी कॉल्स इन दिस जोन ऑल्सो। जैसे यहाँ पर बाउंस आया, यहाँ पर भी बाय जनरेट करेगा, यहाँ पर भी बाय जनरेट करेगा, यहाँ पर भी करेगा, और एग्जैक्टली यहाँ पर भी करेगा। बिल्कुल। बट व्हाई दैट पर्सन एक्सप्लेनिंग हियर? क्योंकि इसके बाद वो परफॉर्म किया है। अब ये तो हो गया एग्जाम को जाने के पहले आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके सामने गाइड है और उसमें आंसर्स देख रहे हो आप, ऐसा है।
बट एग्जाम में रैंडम क्वेश्चन आने वाला है आपको, जिसका आंसर लिखते समय जैसे लाइव मार्केट में आपको रैंडम चार्ट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि आपने इस जगह पर केवल उसको देखा, तो मैनिपुलेटेड प्रैक्टिस हो गई। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट और डालते, उसी पैरामीटर्स को, उसी सिग्नल को इस साइड पर भी टेस्ट कर लेते, तो आपकी आंखें वही खुल जाती, क्योंकि वो इंडिकेटर आपको बोलता, मैं तो यहाँ पर भी बाय बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर भी बाय बोल रहा हूँ, और मैं तो यहाँ पर भी बाय बोल रहा हूँ, लेकिन केवल यहाँ मोमेंटम हुई है, इन सारी जगह पर मोमेंटम नहीं, स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। ये प्रैक्टिस करता तो उसकी आंखें खुल जाती और ये बोलता, यार इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर इज ऑसिलेटिंग इन बिटवीन 60-80 जोन, 80-20 जोन, 100-0 जोन, राइट? उसका तो नेचर ही है टू एंड फ्रो मूवमेंट करना। बिल्कुल। प्राइस तो 100 पर थी तब भी यही कर रहा था, प्राइस 1000 पे पहुंच गई प्राइस तब भी वो यही कर रहा है। तो इसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्राइस के अलोंग साइड चल रहा है, प्राइस को प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है। प्राइस कहाँ जा रही है इतना ही बता रहा है, ये उसको तब पता चलेगा। लेकिन हमारे प्रैक्टिस में फ्लॉ क्या है, हम केवल हमें अच्छा लगे वही सेक्शन प्रैक्टिस करते हैं। द रीजन बिहाइंड प्राइस मूवमेंट ऑफ और सिग्निफिकेंट प्राइस चेंज ऑफ एनी प्रोडक्ट, be it onion, be it tomato, be it potato, oil, soybean, electronics, एसीज, किसी भी चीज के प्रोडक्ट का दाम केवल और केवल इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंडेंट करता है। नॉट डिमांड सप्लाई, नॉट वॉल्यूम, नॉट क्लाइमेट कंडीशन, इट इज ऑल डिपेंड्स ऑन इम्बैलेंस। अब लोग कहेंगे, मान लो हम लोग 1 लाख किलो कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं डेली बेसिस पर, उसकी सप्लाई हमेशा 90,000, 1 लाख, 1,10,000 की इर्द गिर्द मूव करते रहती है। अचानक वो 10,000 किलो पर ही आ गए, 1/10 ही हो गई। अब दिस सप्लाई विल नॉट बी एबल टू फुलफिल द एग्जिस्टिंग डिमांड ऑफ 1 लाख डेली रिक्वायरमेंट, राइट? अब इस समय क्या होगा, बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, supplier will increase the price, will take the advantage of existing demand का इतना बड़ा मैग्नीट्यूड जो होता है, उसका एडवांटेज लेकर 20 रुपए किलो की चीज 50, 60, 100 रुपए किलो में बेचेगा। करेक्ट है? अब बताइए, क्लाइमेट से हुआ या क्लाइमेट की वजह से जो सप्लाई डिमांड के इम्बैलेंस में डिफरेंस आया उस उससे वजह हुआ? से। तो मैं हमेशा कहता हूं, क्लाइमेट चेंज हो गया, बट अगर सप्लाई और डिमांड के नंबर्स में कोई भी तफावत मतलब डिफरेंस नहीं आया, तो प्राइस चेंज नहीं होगा। अब मैं करता क्या हूँ, मेरे सेटअप को एक्स्ट्रा टच देने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, नॉट जस्ट मैं कहता हूँ, बड़े बड़े दिग्गज जिन्होंने इतने ब्यूटीफुल बुक्स लिखे हुए हैं, ट्रेडिंग इन द जोन है ना, डिसिप्लिन ट्रेडर, मार्क डगलस, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक फॉर अ ट्रेडर, वो उसने तक कहा है, यू कैन नॉट कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर्स, rather you should control your own behavior, right? तो ये सेटअप फॉलो करके, ये हेड एंड शोल्डर फॉलो करके मैं अपना बिहेवियर कंट्रोल कर रहा हूँ। जहां पर मैं हर कैंडल को प्रेडिक्ट कर रहा था, मेरा बिहेवियर आउट ऑफ कंट्रोल था। अब मैं केवल हेड एंड शोल्डर को टारगेट कर रहा हूँ, आ गया मैं कंट्रोल में। हेड एंड शोल्डर को टारगेट करते समय मैं इम्बैलेंस इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, अगेन मैं आ गया कंट्रोल में। वो करते समय मैं ये कह रहा हूँ कि कितना भी ब्यूटीफुल सेटअप आए, it is not a guarantee, it is a part of probability, it may possible out of 100 trades ये वाला फेल होने वाला हो, इसके अगले वाला फेल होने वाला हो, कंसेक्यूटिव 5 फेल होने वाले हो, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 100 डिफरेंट ट्रेड्स प्रोबेबिलिटी कहती है 30-40 1:4 तेरे आ जाएंगे, बराबर है? इसलिए वो जो एलिमेंट है, आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट लुकिंग फॉर गारंटी वाइल प्रैक्टिसिंग, ये एलिमेंट मुझे, इसमें एक और एडिशन होती है, इंट्रोड्यूसिंग योर मनी मैनेजमेंट। आपके पास कितना कैपिटल है, एक ट्रेड पे आपने कितना कैपिटल लगाना चाहिए, उतना ही कैपिटल क्यों लगाना चाहिए, आपने कितनी रिस्क हर ट्रेड को अलॉट करनी चाहिए, सो दैट जो आपके सेटअप का हर एक का अपना अलग ड्रॉडाउन होगा। अदर एलिमेंट इज प्रैक्टिस एंड नॉट एनालिसिस। प्रैक्टिस और एनालिसिस में अंतर है। आप कहते हो मैंने सर 8 घंटे बैठकर निफ्टी का चार्ट प्रैक्टिस किया है, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। आपने निफ्टी का चार्ट प्रैक्टिस नहीं किया है, एनालाइज किया है। आपने उसके हर मूव को, जहां से भी वो ऊपर जा रहा है, फॉर एग्जांपल
ये जो ऊपर की मूव है इसके बॉटम के कैरेक्टर को स्टडी करने की कोशिश की है कि कल यही कैरेक्टर अगर मुझे दिखाई देंगे तो मैं इसको ट्रेड करूंगा। तो आप हर रैंडम चीज को प्रैक्टिस कर रहे हो। सो इट इज नॉट प्रैक्टिस, इट इज एनालाइजिंग रैंडम थिंग्स। स्क्रीन पे मैंने आरएसआई लगाया हुआ है पर मैं आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहा था कि आरएसआई जब 20 के नीचे से क्रॉस ओवर कर रहा है उस समय लोग जनरली उसको ओवर सोल्ड जोन कहते हैं और बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या फ्लॉ है और क्या एलिमेंट्री चीज हमें चेंज करनी चाहिए, वो कौन सा एलिमेंट अपने को ऐड करना चाहिए एक ट्रेडर को सो दैट कि उसकी ट्रेडिंग रैंडम से प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच की तरफ मूव हो जाए, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स जहां पर ये क्रॉसओवर्स हो रहे हैं। ठीक, लेकिन इन्हीं समय पर अगर आप एग्जैक्टली उसके ऊपर की ओर देखोगे तो फॉर्मेशन ऑफ प्राइस मूवमेंट इज समथिंग एल्स। हर जगह पे प्राइस मूवमेंट थोड़ी डिफरेंट फॉर्म हो रही है। सेम चीज अगर मैं जनरली लोग इंडिकेटर ऑसिलेटर इधर लगाते हैं, मैं वहां पर समझाता हूँ आपको। और इस चार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जब भी नीचे से कोई क्रॉसओवर आता है आरएसआई पर, कई सारे क्रॉसओवर्स है ना, इन क्रॉसओवर्स के समय अगर आप ऊपर की प्राइस मूव देखो तो एवरीवेयर इट इज फॉर्मिंग अ डिफरेंट सिनारियोज कंप्लीटली। बिल्कुल। मतलब क्या है, आपको लगता है कि आपने आरएसआई के बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन ट्रेड करके रैंडमनेस हटा दिया है और अब आप प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच लेकर चल रहे हो, बट क्या आप अपने आप को रोक कर क्वेश्चन पूछ रहे हो मैंने रैंडमनेस आरएसआई से हटाई है, मैंने 20 का क्रॉसओवर आरएसआई में पकड़ा है, बट प्राइस पर वो हर समय जब क्रॉसओवर आ रहे हैं प्राइस पर तो डिफरेंट इमेजेस फॉर्म हो रही है। मतलब अगर मैं हेड एंड शोल्डर की बात करूं तो कहीं कप एंड हैंडल फॉर्म हो रहा है, कभी वेजेस फॉर्म हो रहा है, कभी फ्लैग फॉर्म हो रहा है, कभी असेंडिंग ट्रायंगल, कभी डिसेंडिंग ट्रायंगल, मल्टीपल पैटर्न्स फॉर्म फॉर्म हो रहे हैं, राइट। अब क्वेश्चन सिंपल है कि एक ट्रेडर आरएसआई ट्रेड करता है या प्राइस। हम तो प्राइस ट्रेड कर रहे हैं, बाय सेल तो हम उस स्टॉक के प्राइस पर करते हैं। अब अगर जो एलिमेंट आप ट्रेड कर रहे हो उसी में ही रैंडमनेस रहेगा तो कहां से आपकी प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में काम करेगी। तो एक इंडिकेटर ऑसिलेटर यूज करने वाला ट्रेडर ये सबसे बड़ी गलती करता है। उसको लगता है ये जो क्रॉसओवर्स प्रैक्टिस कर रहा है ये काफी है। नहीं, रीजन रीजन इज वेरी सिंपल। एवरी टाइम विद दैट क्रॉसओवर price forming some other images and because of that randomness is still there। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, बहुत आसान है। इन सारे सिग्नल्स को कॉमननेस में लेकर आइए। कैसे, मान लो आप ये कह सकते हो कि मैं आरएसआई के सिग्नल को इंपॉर्टेंस तो दूंगा, 20 से क्रॉसओवर तो मुझे चाहिए, बट मुझे प्राइस पर इस तरह का फॉर्मेशन चाहिए। मतलब जब आरएसआई मुझे 20 के नीचे से बाय दे उस समय प्राइस पर एक डब्ल्यू बने जिसपे ये पिछला वाला जो स्विंग है उसके प्रीवियस स्विंग के ऊपर रहे, नीचे लो ब्रेक ना करे। अब यहां पर आपने क्या किया, प्राइस में भी एक पैटर्न इंट्रोड्यूस किया जिससे हुआ ये, क्योंकि अब प्राइस सिमिलर दिखने लगेगी प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आएगी। मतलब आपने इतने बड़े इलॉजिकल इंडिकेटर या ऑसिलेटर को लॉजिक में कन्वर्ट कर दिया है जस्ट बाय एडिंग दैट प्राइस का एलिमेंट। तो ये कई सारी चीजें मिलकर एक राइट सेटअप बनता है, स्ट्रेटजी नहीं। सेटअप और स्ट्रेटजी में बहुत अंतर है। सेटअप इज अ वेल डिफाइंड रूल कि जब तक ऐसे नहीं दिखाई देगा इन इमेज फॉर्म, जो मैंने ये डब्ल्यू ड्रॉ किया ये इमेज फॉर्म में डब्ल्यू दिखाई दे रहा है, तो जब तक ऐसे विद इंडिकेटर ऐसे फॉर्मेशन नहीं दिखाई देगा आई विल नॉट ट्रेड। अब सोचो कितने सारे 20 के क्रॉसओवर्स एलिमिनेट हो जाएंगे और आफ्टर 10 क्रॉसओवर एक ऐसा क्रॉसओवर आएगा जो ये सिमिलर पैटर्न फॉर्म करेगा और आप तब जाकर ट्रेड करोगे, तो आपका ओवर ट्रेडिंग फिर से वैसे ही कम होना है। देखो, डेटा ये कहता है कुल मिला के 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स ऑन एन एवरेज मेक लॉसेस। किसी भी नॉर्मल प्रोफेशन में अगर
90% प्रोबेबिलिटी आपकी लॉस की है या गलत जाने की है, तो आदमी वो प्रोफेशन छोड़ देगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज ट्रेडिंग? अगर वो रिपोर्ट ठीक से इन डिटेल्स पढ़ा जाए तो वहां पर ये भी कहा गया है कि इन जो जो 5% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है, जो डेटा उन्होंने दिखाया है जिसमें 5 to 6% प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई गई है, उसमें भी 90% ऑफ दैट 5% आर मेकिंग मेयर एनीथिंग 1,000, 1,000, 1 lakh लाइक दैट इन अ ईयर स्पैन, जो महीने में एक दो ट्रेड कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी द डेटा इज 99%, बट I want to contradict here with your insight. You said other profession, अगर वहां पर ऐसा कुछ पता चल जाए पहले से ही कि 95% चांसेस मेरे यहाँ पर फेलियर के हैं, तो प्रोफेशन छोड़ दिया जाता है? नहीं। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी, जो स्टूडेंट्स यूपीएससी परसीव करते हैं, जो आईआईटी के लिए प्रिपेयर करते हैं, ओनली 1% और 0.1% पीपल गेट इनसाइड। आईएएस आईपीएस बनते ही कितने लोग हैं? 200-300 लोग अपीयर होते हैं 20 लाख। नाउ जस्ट कैलकुलेट द परसेंटेज, इट इज 0.1%, लेस देन दैट। सो अकॉर्डिंग टू मी ट्रेडिंग में विनिंग परसेंटेज ज्यादा है। यहाँ पर एक नॉइस, बिकॉज इट इज नॉट अ गेम ऑफ स्किल, इट इज अ गेम ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। लोगों ने इसको स्किल के साथ जोड़कर, इसकी डेफिनेशन तोड़ मरोड़ कर 90% विन रेट, 100% विन रेट के साथ जोड़ दिए। First of all, let me clear what is the definition of trading. Actual definition is buy and sell. It is a trade. And the process through which you buy and sell is a trading. But if we want to put it in a trading perspective, intraday trading, swing trading, investment trading, तो ट्रेडिंग की डेफिनेशन दो पार्ट में डिवाइड होती है। ट्रेडिंग सुनने के लिए तो एक शब्द लगता है, बट उसको दो पार्ट्स है। One is before entry and one is after entry. People are constantly making mistake in trading because वो ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे कि किस सेक्शन में उनकी मिस्टेक है। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि ये दो सेक्शन ही उनको पता नहीं है। तो थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। क्या आप बता सकते हो कि बिफोर एंट्री वाली फेज में ऐसी कौन सी गलतियां हैं या ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसके साथ ट्रेडर को अप्रोच करना चाहिए? सबसे बड़ी मिस्टेक लोगों की ये है कि जब भी वो किसी किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, वेदर इट इज प्रेजेंटेड ऑन एनएसई साइड और एनी एक्सटर्नल साइट या सोशल मीडिया, वो गारंटी के तौर पर उस डेटा को देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम एक्सेसिंग अ चार्ट और एनी यूट्यूब वीडियो टू लर्न, मैं ये सोचता हूं एज अ ट्रेडर कि मुझे आज इसमें ऐसा कुछ मिल जाए जिससे मेरी ट्रेडिंग गारंटीड चेंज हो जाए। अब जैसे ये गारंटी वर्ड आ जाता है, आप बिफोर एंट्री में वल्नरेबल हो जाते हो। क्यों वल्नरेबल हो जाते हो? क्योंकि आपको जब तक बिफोर एंट्री की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं समझ आएगी इन डिटेल्स, आप उसमें बार बार कांस्टेंट सेम मिस्टेक्स इन अ डिफरेंट वे बार बार करते रहोगे। तो हम लोग पहले बिफोर एंट्री की सिनारियो को समझते हैं। क्या होता है, हम लोग चार्ट का अभी सहारा ले रहे ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन पहले से तो चार्ट है नहीं। जब स्क्रीन ट्रेडिंग हुआ करती थी, मार्केट वॉच देखकर ट्रेड हुआ करता था, उस समय जो ट्रेडर्स थे वो कल का क्लोज क्या था, कल का हाई क्या था, ऐसा इंफॉर्मेशन रोज ट्रेडिंग पेट में जाकर लिख कर रखते थे। और हाई ब्रेक हुआ तो मैं बाय करूंगा और इस लेवल पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, और अगर मूव करता है तो मुझे 10 टाइम्स कमाना है, ये सोचते थे। उस समय उनको डर क्यों नहीं लगता था? उस समय भी तो प्रॉफिट करते थे ना। तो चार्ट से कुछ बदला नहीं है, रादर मैं ये कह सकता हूं कि चार्ट ने प्रेशर क्रिएट किया है, क्योंकि अब चार्ट पर आपको वो चीजें दिखाई दे रही है जो होती ही नहीं है। वो आपके केवल मन का वहम है। आप एक रीजन ढूंढते हो ट्रेड से फटाफट बाहर आने का। सो वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि बिफोर एंट्री में आपने जो प्रिपरेशन की है, बिफोर एंट्री के जो फैक्टर्स है, वो आपने पूरी तरीके से मास्टर नहीं किए, पूरी तरीके से अपने आप को नहीं समझाए। इसलिए बिफोर एंट्री आपका दांव पर कुछ लगा नहीं है, इसलिए आपको डर भी नहीं लग रहा है। तो इसलिए वो करेक्ट है, आपके पास की इंफॉर्मेशन या नहीं है, इसके बारे में आप सोच ही नहीं रहे। बट द मोमेंट यू एंटर इनटू अ ट्रेड, नाउ यू डोंट बिलीव,
आपका बिलीफ जीरो हो जाता है और इसी वजह से किसी भी एक नॉर्मल ट्रेडर का ट्रेड 10 सेकेंड 15 सेकेंड 2 मिनट 5 मिनट से ज्यादा ओपन ही नहीं रहता। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम रिटेल ट्रेडर के साथ ये है, उसको लगता है ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम 9:15 टू 3:30। यहाँ पे वो सबसे पहले अपना दुश्मन बन जाता है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, लड़ाई को जाने के पहले अपने तलवार को धार लगाना जरूरी है। और 95% रिटेल ट्रेडर आर नॉट डूइंग दिस। जैसे ही आप बिफोर मार्केट में आते हो, अब आपकी सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है चार्ट पर प्रैक्टिस करो। पहले तो मैंने प्रैक्टिस समझाया, अब प्रैक्टिस किस पे करें? कोहली बैट और बॉल से प्रैक्टिस करता है, रोनाल्डो फुटबॉल से प्रैक्टिस करता है, रॉजर फेडरर रैकेट एंड टेनिस बॉल से प्रैक्टिस है। उसी तरीके से एक ट्रेडर चार्ट्स के साथ प्रैक्टिस करता है। ठीक, बराबर। अब इसका लोग थोड़ा सा रॉन्ग मीनिंग लेते हैं। प्रैक्टिसिंग चार्ट मीन्स व्हाट? आपको, आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूं मैं, निफ्टी का चार्ट लगाइए, 3-4 महीने पुराना, आज का, जहां भी जाकर लगाना है लगाइए। 15 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो टाइम फ्रेम लगाइए और मुझे कोई भी 10 दिन में 2 आइडेंटिकल दिन कैंडल बाय कैंडल साइज बाय साइज बताइए। पॉसिबल नहीं है। अब आप सोचिए, एक ट्रेडर कल का निफ्टी का चार्ट प्रैक्टिस कर रहा है, कल के निफ्टी के चार्ट पर 8 घंटे स्पेंड कर रहा है, ताकि टुमारो वो ट्रेड करते समय उस चार्ट के हेल्प से कल का दिन प्रेडिक्ट कर पाए। जबकि उसको क्लियरली पता है नो 2 डेज आर आइडेंटिकल, राइट? बिल्कुल। बट यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी मतलब कंट्रोवर्शियल चीज है कि 2 दिन एक दूसरे को आइडेंटिकल नहीं दिखाई देते, बट 80% ट्रेडर्स वो ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट आर सेम एवरी डे। हर रोज वही इंसान उतने ही कैपिटल से या 5-10% कम ज्यादा कैपिटल से रोज आता है, वही माइंडसेट वही बिहेवियर के साथ वो मार्केट में ट्रेड करता है, फिर भी चार्ट अलग फॉर्म होता है। क्या अपने आप में ये लाउड एंड क्लियर नहीं बता रहा है आपको कि चार्ट रैंडम है दोस्त? तू इसको प्रैक्टिस करके भी कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि कल मैं कुछ अलग डिश प्रेजेंट करने वाला हूं और तू उसके इंग्रेडिएंट ही नहीं पहचान पाएगा। एक साइकोलॉजिस्ट है, एक्चुअली ही इज अ ट्रेडर, ओके। और उनका एक ब्यूटीफुल कोट है। ये साइकोलॉजिस्ट बोलता है ये लोग व्हाई दे फील मिजरेबली इन स्टॉक मार्केट बिकॉज दे हैव गॉट द हैबिट ऑफ विनिंग। फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100, केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100, दे आर नॉट लूजिंग एनीथिंग। एक एक मार्क छीन कर ला रहे हैं भाई, क्योंकि उनके पास स्टिपुलेटेड सिलेबस है। उनको पता है पेज नंबर 1 से पेज नंबर 200 ही करना है ना, इसके बीच में कुछ भी पूछ लो। बट स्टॉक मार्केट में ना स्टार्टिंग का पेज है ना एंडिंग का पेज है, और अब इस रैंडम जगह पर आकर दे आर फाइंडिंग परफेक्शन इन मोस्ट इम्परफेक्ट थिंग इन द वर्ल्ड। जैसे हमने डिफाइन किया, निफ्टी का चार्ट क्यों, आप कोई भी चार्ट ओपन कर लीजिए, उसमें आपको क्या दिखाई देगा? रैंडमनेस। मैं एक चीज ड्रॉ करता हूं अभी स्क्रीन पर, बिल्कुल। और मुझे सिर्फ इतना बताइए, कैन यू रिपीट दिस? नो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट ड्रॉइंग एनीथिंग रैंडम एंड आई एम आस्किंग यू, अब यही चीज को आप आपके स्क्रीन से ड्रॉ करके दिखाइए। आर यू एबल टू ड्रॉ इट? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। एब्सोल्युटली राइट। क्यों पॉसिबल नहीं है? यार रैंडम चीज मैंने कुछ भी ड्रॉ किया है, मार्केट ऐसे ही कुछ भी है। इसीलिए बिफोर एंट्री जो आप रैंडमनेस ऑफ चार्ट में घूम रहे हो, उसको एक सिमिलैरिटी में लाना पड़ेगा। इसीलिए आई रिस्पेक्ट पीपल हु डिस्कवर्ड पैटर्न्स। आप सोच के देखिए कितना ब्रिलियंट इंसान होगा वो, जिसने ये कहा कि आई नो द कंप्लीट फ्लो ऑफ द चार्ट इज रैंडम, बट इन बिटवीन छोटे छोटे सेक्शंस मुझे बिल्कुल कॉमन नजर आ रहे हैं। किसी को हेड एंड शोल्डर नजर आया, किसी को कप एंड हैंडल नजर आया, किसी को फ्लैग फॉर्म होते हुए नजर आया, किसी को असेंडिंग ट्रायंगल नजर आया, किसी को डिसेंडिंग ट्रायंगल, किसी को वेजेस नजर आए, राइट? इसलिए बिफोर एंट्री में पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट को जाने दो और एक पैटर्न को पकड़ो। अब ये पैटर्न आपने खुद डिस्कवर किया भी हो सकता है, कोई एम करता है, कोई डब्ल्यू करता है, कोई एन करता है, जो भी है, और ये पैटर्न बुकिश भी हो सकता है। बट वंस यू start copying the patterns,
आपका रैंडमनेस डिलीट हो जाएगा, आपकी ट्रेडिंग में कॉमननेस एंड टच ऑफ प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। जब बात चार्ट्स की और ट्रेडिंग की आती है तो मोस्ट ट्रेडर्स आज भी इंडिकेटर्स पर ही अटके रहते हैं। बट इंडिकेटर्स है क्या? इट इज नथिंग बट अ डेरिवेटिव ऑफ प्राइस। तो बाय देयर नेचर मोस्ट इंडिकेटर्स हमेशा लैग करेंगे। अब दूसरी चीज, इंडिकेटर्स पर तो आपने आपकी राय दी, पर उसके अलावा आपने सप्लाई और डिमांड के इम्बैलेंस के बारे में भी कहा। अब डिमांड सप्लाई का इम्बैलेंस अगर आना है तो वो आपके, मेरे या किसी भी रिटेल ट्रेडर के ट्रेडिंग एक्टिविटी से तो आएगा नहीं। तो स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स अगर देखने हैं तो वॉल्यूम ये एक इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जो मेरे हिसाब से सभी रिटेल ट्रेडर्स एनालाइज नहीं करते जितना करना चाहिए। इनफैक्ट वॉल्यूम को एक इंडिकेटर के तौर पे छोड़ देते हैं। अब आप तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में वॉल्यूम को बहुत महत्व देते हो, आप वॉल्यूम के इम्बैलेंस के बेसिस पर ट्रेड करते हो। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप वॉल्यूम को एक्चुअली कैसे एनालाइज करते हो? स्टॉक मार्केट में देर आर टू रॉ डेटाज, वन इज प्राइस एंड वन इज वॉल्यूम। आप कोई भी इंडिकेटर जो बनाते हो वो एनएससी के टर्मिनल से नहीं आता, एनएससी के लीज लाइन से नहीं आता। एनएससी की लीज लाइन से केवल दो डेटा पॉइंट्स निकलते हैं, वन इज प्राइस एंड वन इज वॉल्यूम। का मतलब प्राइस और वॉल्यूम दो अलग रॉ डेटाज है और आपने उसके इंडिकेटर के टैब में डालकर रखा है। पॉइंट इज इट इज नॉट अ इंडिकेटर, इट इज अ रॉ मटेरियल। आपको उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को कितना वाइजली यूज करना है कि आपको आपके डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज बताएगी। लिटरली प्राइस वॉल्यूम की गुलाम है, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप एक काम करो, आज के दिन डिसाइड करो, किसी एक दिन सब लोग ट्रेडिंग बॉयकॉट करते हैं, सब लोग, और प्राइस मूवमेंट का चार्ट देखते हैं क्या होता है जब सब लोग बॉयकॉट। प्राइस तो मूव ही नहीं होगी। जब दो लोग, एक बायर और एक सेलर, जब तक ट्रेड नहीं करेगा मूवमेंट कैसे होगी? तो प्राइस बायर सेलर को ड्राइव कर रही है या बायर सेलर प्राइस को ड्राइव कर रहे हैं? यार कितना कॉमन सेंस है। यहां पर ही सबसे बड़ी कैच है कि वॉल्यूम इज ड्राइविंग प्राइस कॉन्स्टेंटली एंड रेगुलरली। If you're not able to incorporate volume in your system, you are missing out the biggest chunk of the market. Volume is a neutral entity. ठीक है, वॉल्यूम बाय का भी हो सकता है, वॉल्यूम सेल का भी हो सकता है। इट इज अ न्यूट्रल एंटिटी। Imbalance has the direction, right? So if supply exceeds demand, then the negative direction is there, and if demand exceeds supply, then positive direction is there. But imbalance की ब्यूटी क्या है, पहले ये समझते हैं। जैसे हमने प्याज टमाटर की दाम की बात थोड़ी देर पहले की थी, जहां पर मैंने आपको समझाया था कि सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट आता है इसमें। रीजन क्या है? क्योंकि हमें वॉल्यूम को थोड़ा सा डिटेल में समझना क्यों जरूरी है। पानी पूरी का स्टॉल देखते हैं एक, या बॉम्बे में वड़ा पाव का स्टॉल देखते हैं एक, जिस जगह पर भी बहुत भीड़ है, एक कॉमन सेंस क्या कहते हैं, इसी थोड़ा देर लगा तो चलेगा, इसी जगह से लेते हैं। कॉमन सेंस क्या कह रहा है? इतने लोग बेवकूफ तो नहीं है भीड़ लगा कर मैंने, कुछ ना कुछ अल्टीमेट टेस्ट तो ये देता होगा। किस चीज पर आपने कैलकुलेशन किया? वॉल्यूम इम्बैलेंस। किसी स्टॉल पे दो लोग खड़े हैं, किसी स्टॉल पे 100 लोग खड़े हैं, आप 100 लोगों के स्टॉल पे जा रहे हो और ट्रेडिंग में दो लोगों के स्टॉल पे जा रहे हो। आप कॉन्स्टेंटली निफ्टी ट्रेड कर रहे हो। मैं आपको राकेश झुनझुनवाला के एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। उनका एक छोटा सा इंटरव्यू का क्लिप है, शायद दमानी जी उनका इंटरव्यू ले रहे थे। उन्होंने पूछा कैजुअली कि राकेश भाई आपका विन रेट क्या है? तो इतना, मतलब इतना इजीली उन्होंने डायरेक्टली विदाउट हैविंग एनी हेजिटेशन कहा 10 में से 4 भी ट्रेड ठीक नहीं आता, मतलब 40% भी विन रेट नहीं है मेरा। मतलब वो ये समझा रहे थे कि मैं 100 करोड़ रुपए अगर मैं 10 काउंटर में लगाऊं तो 6 काउंटर 7 काउंटर मेरा पैसा लेकर जाएंगे। ये मुझे पहले से पता होता है। लेकिन मुझे ये भी पता होता है कि 3 काउंटर उस 100 करोड़ को 5,000 करोड़ 3,000 करोड़ बना देंगे, मल्टी बैगर बन जाएंगे, क्योंकि उसी इंटेंशन से उन्होंने उसको ढूंढा है। 100 रुपए की चीज, 40 रुपए की चीज जब टाइटन टाइटन नहीं था तब उन्होंने उसको खरीदा था। तो वो ऐसे टाइम पे किसी स्टॉक को परचेज करते हैं जब वो अननोन है, और ऐसे टाइम पे बेचते हैं जब वो वेल नोन है, राइट? तो मतलब ये है कि वो अब हमें सिखा नहीं रहे हैं, यार मुझे इतना सब डेटा, इतना इंफॉर्मेशन, इतना पैसा, जहां पर मेरे बाइंग के साथ ही स्टॉक 20% भाग सकता है, इतनी कैपेसिटी होने के बाद भी मेरे 10 में से 3 या 4 ही ट्रेड परफॉर्म कर रहे हैं।
तो आपके माइंड में क्वेश्चन, एक रिटेल ट्रेडर के माइंड में क्वेश्चन आता है, फिर वो यार 10 पे क्यों लगा रहे हैं, उन्हीं 3 पे लगा देते। कॉमन सेंस है यार, वो 3 कौन से होंगे वो उन्हें उनको भी नहीं पता। पता। उनको नहीं पता आउट ऑफ दीज 10 व्हिच 3 विल परफॉर्म, आउट परफॉर्म, वो मल्टीबैगर होंगे। इसीलिए तो उनको वो 10 के 10 पर पैसे लगाने होते हैं। आपको यहाँ पर सबसे बड़ा लर्निंग क्या मिल रहा है, आप कोई भी सिस्टम यूज करो, ये जो होल्डिंग है ना, बीट इंट्राडे ट्रेडिंग, बीट स्विंग ट्रेडिंग, बीट इन्वेस्टमेंट, ये ऑप्शनल नहीं है। होल्डिंग होल्डिंग द ट्रेड इज नॉट ऑप्शनल, होल्डिंग द ट्रेड इज अ कंपल्शन। बट आप जो कांस्टेंट माइंड में लेके चल रहे हो ना कि मैंने इतने पैरामीटर्स कंफर्म किए हैं, मैंने इससे भी पूछा, मैंने इससे भी पूछा, ये ट्रेड तो परफॉर्म ही करेगा। ये जो प्रेशर आप आपके दिमाग पर लेकर चल रहे हो, ये आपको विनर नहीं बनने दे रहा है। इम्बैलेंस एक्चुअली है क्या? इम्बैलेंस इज अ डिफरेंस बिटवीन बाइंग क्वांटिटी एंड सेलिंग क्वांटिटी। आप ऐसे भी कह सकते हो, डिफरेंस और अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डिमांड क्वांटिटी एंड सप्लाई क्वांटिटी। ठीक है। अभी जब ये डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, वॉल्यूम में। इसे इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और चार्ट रिप्रेजेंटेशन रिलेटिव वॉल्यूम कहते हैं। बहुत सारे लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर वो REL वॉल्यूम जो आपके स्क्रीनर में लगा हुआ है, ये क्या है? इट इज अ रिलेटिव वॉल्यूम। व्हाट इज रिलेटिव वॉल्यूम? अब उस रिलेटिव वॉल्यूम के कॉलम में कभी 100, कभी 57, कभी 187, कभी 200 शो करता है। वो ये बता रहा है कि लास्ट 30 डेज के 1 मिनट एवरेज वॉल्यूम के मुकाबले करंट 1 मिनट बार पर कितने टाइम्स वॉल्यूम आया है। सो इफ इट इज 100, दैट मीन्स पिछला अगर एवरेज 1 लाख क्वांटिटी का होगा ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, तो करंट वॉल्यूम बार मस्ट बी 1 करोड़ क्वांटिटी। एंड दिस इज व्हाट द रिलेटिव वॉल्यूम इज। इन टाइम्स में जितना बड़ा रिलेटिव वॉल्यूम, उतना बड़ा मोमेंटम। ये सिंपल डेफिनेशन है, क्योंकि इतने मैग्नीट्यूड को एक रेट पे रिटेल नहीं सेल कर सकता, तो उसे मल्टीपल रेट्स पे बाय करना होता है। इसलिए वो करता क्या है, जब भी उसको बड़ी क्वांटिटी बाय करनी है, तो वो एक रेंज में बाय करता है। एक सिंगल रेट पर कभी बाय नहीं कर सकता, वो एक रेंज में बाय करता है और हमें एक मोमेंटम दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, मैं आपको चार्ट पर शो करने की कोशिश करता हूँ। शायद ये स्टॉक का नाम आपने कभी सुना होगा पहले। दिस इज नेटवेब टेक्नोलॉजीज। डेली चार्ट है। आई एम अ इंट्राडे ट्रेडर, आई यूज अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, बट जस्ट टू शो गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट एग्जैक्टली आई डू, आई एम शोइंग यू दिस चार्ट। और मैं और 2-3 चार्ट सब दिखाने के बाद आपको एक डेप्थ में वॉल्यूम क्या है इन डिटेल समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है। नाउ इफ वी कैन सी these volumes, and if we can see here, now you will find out the difference between size of this volume and average of this volume must be 100 times आराम से, राइट? छोटा सा अगर हम देखें तो हमें डिफरेंस भी नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो कैंडल के साइजेस बन रहे हैं और उसी जगह जहाँ पे वॉल्यूम है वहां पर कैंडल के जो साइजेस बन रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है, राइट? यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है, कोई एक दिन सी द लो ऑफ दिस पर्टिकुलर डे इज 2600 अप्रोक्सीमेटली एंड हाई ऑफ दिस डे इज 3200 अप्रोक्सीमेटली। मतलब अप्रोक्सीमेटली 600 पॉइंट्स की मूवमेंट है, विच इज 20% अराउंड, 15 से 20% की मूवमेंट इन सिंगल डे। एक बड़ा ट्रेडर लाइक राकेश जिंदवाला बोलते हैं कि आप CAGR 15 से 20% भी अगर मार्केट से बना रहे हो ईयरली, यू आर बहुत बड़ी एक्सेप्शनली बात वेल है। ट्रेडर। और वही वो किसकी बात करते हैं, जिसके पास 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ है। 1 लाख वाला तो 15% में बोलेगा मैं ट्रेडिंग क्यों करूं, है ना? उससे अच्छा FD करके मैं दूसरा कोई जॉब करता हूँ जहाँ पे ज्यादा रिटर्न है, राइट? बट यहाँ पर कैच क्या है, एक इतना सेन इंसान हमें बता रहा है कि 15% ईयरली इज कंफर्टेबल इनफ। अगर कोई स्टॉक 20% भाग रहा है और मैं इसको 10% ऊपर भी पकड़ रहा हूँ, आज के दिन 10% मूवमेंट होने के बाद भी पकड़ रहा हूँ, तो रिमेनिंग 10% इज स्टिल आई कैन मेक बाय टेकिंग 1% ऑफ द रिस्क। ये है मैग्नीट्यूड का कमाल, ये है इम्बैलेंस का कमाल, कि जहां पर भी इतना एक्सेप्शनल इम्बैलेंस आता है, वहां पर स्टॉक
15 to 20% इन द डे मूव करता है। अब इसकी जरूरत क्या है? मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि मार्केट में पैसा सिर्फ तब बन सकता है जब आपका लूजिंग ट्रेड के मुकाबले आपका विनिंग ट्रेड 4, 5, 6, 7, 10 टाइम्स बड़ा हो। इतना बड़ा होने के लिए आपको एक बड़ी मोमेंटम कैच करनी होगी, और वो बड़ी मोमेंटम तब मिलेगी जब स्टॉक एक दिन में 20% भागेगा। स्टॉक एक दिन में 20% तब भागेगा जब उसमें 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, 200 टाइम्स का इम्बैलेंस प्रेजेंट है। एंड दिस इज व्हाई आई यूज imbalance as my favorite tool to trade। अब यहाँ पर जब मैं imbalance यूज करता हूँ तो उसको ट्रेड करते समय मल्टीपल चीजें यूज करता हूँ। अब आप सोच के देखिए कि ये ट्रेडर जब इतनी क्वांटिटी में बाय कर रहा है, क्या वो एक दिन में इतनी क्वांटिटी बाय कर पाएगा? मल्टीपल डेज तक बाय करते मल्टीपल डेज जाएगा। तक उसको उसकी पूरी कैपेसिटी यूज होने तक, अगर उसने अलोकेट किया है कि मुझे इस स्टॉक में 5,000 करोड़ डालने हैं या 10,000 करोड़ डालने हैं, और एक दिन में वो 500-800 करोड़ ही डाल पा रहा है, तो अगले 10 दिन तक या कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ 10 डेज के तक उसको बाय करना होगा। और वो बाय क्या सिमिलर हर दिन बड़ी बड़ी कैंडल बना के करेगा? नहीं करेगा। लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। तो उसके बाय करने का नेचर क्या होता है? क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं आपको ये समझाने वाला हूँ, और यही मैजिक है प्राइस का। वो आपको लाउड एंड क्लियर बताती है कि वो कैसे मूव करती है जब उसको ऊपर जाना होता है, और वो कैसे मूव करती है जब उसको वन साइड नीचे जाना होता है, और वो कैसे मूव करती है जब उसको साइडवेज रहना होता है। तो होता क्या है, जब इम्बैलेंस आता है, वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाय करता है और ऊपर जाके लिक्विडिटी सक्ट आउट हो जाती है, लिक्विडिटी वाइप आउट हो जाती है। अब जब नए ट्रेडर आएंगे, नए ट्रेडर उस जगह पर ट्रेड करने की डेयरिंग करेंगे, तभी वहां पर उसको नया लिक्विडिटी जोन मिलेगा। तो इंस्टीट्यूशन अपनी बाइंग रोक देता है, क्योंकि अब अगर वो उतनी ही क्वांटिटी फिर से बाय करेगा तो स्टॉक अपर सर्किट फाड़ कर निकल जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि पहली बार जब उसने बाय किया तो रिटेल ट्रेडर इस मेंटेलिटी से ट्रेड कर रहे थे, इतना ऊपर गया और कितना ऊपर जाएगा, इतना ऊपर गया और कितना ऊपर जाएगा, राइट? अब हुआ क्या, ये सब चलते समय उसने बाइंग रोक दी। अब यहाँ पर दो तरह की प्राइस मूवमेंट हो सकती है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक बड़ा मोमेंटम वाले दिन एक कैंडल ऐसे बनेगी, और उसके बाद अगले 5, 10, 15, 20 दिन प्राइस टॉप 50% की रेंज में बिल्कुल इस तरीके से मूव करते रहेगी। रीजन, नाउ दिस इंस्टीट्यूशन इज नॉट पंपिंग एनी मनी फर्दर। व्हाई? अब उसको वेट करना है रिटेल के माइंड में इस रेंज के प्राइस को बेस क्रिएट करने के लिए। मतलब क्या, कि जो चीज रिटेल एक दिन 60 रुपए की देख रहा था, आज अचानक से 80 होने पर बाय नहीं करेगा। वो सोचे बाय या सेल नहीं करेगा, वो सोचेगा यार 60 रुपए की चीज अचानक इतनी पंप हो गई है, अभी रिस्की है। लेकिन वही 60 से 80 जाने के बाद वो 80 अगर 5 दिन कॉन्स्टेंटली देखेगा, अब उसमें चर्निंग करने की उसकी हिम्मत आएगी और लिक्विडिटी क्रिएट होगी, और तब इंस्टीट्यूशन के पास और एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, जहां पर वो फिर से यहाँ पर एक बड़ा पंप लाता है, या अपनी फिर से जो उसकी बाकी अमाउंट पड़ी हुई है उसको फिर से इंट्रोड्यूस करता है बाय करने के लिए। और इस तरीके से आपने देखा होगा कि जब भी मार्केट में एक बहुत बड़ा मोमेंटम आता है, आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, आप बीएससी का चार्ट खोल कर देख लीजिए, एमआरएफ का देख लीजिए, डिक्सन टेक्नोलॉजीज का देख लीजिए, नेटवेब का देख लीजिए, मोमेंटम आया है, साइडवेज गया है, मोमेंटम आया है, साइडवाइज गया है, मोमेंटम आया है, साइड, कभी भी कोई स्टॉक ऐसे ऊपर नहीं जाता। कितनी बड़ी हिंट है प्राइस में? प्राइस खुद खुद हिंट दे रहा है कि जब एक मोमेंटम आ चुका है, अब इसके बाद मेरा नेचर क्या होगा ये डिसाइड करेगा कि मैं रेंज में फंसने वाली हूँ या मैं मोमेंटम करने वाली हूँ। अगर मैं शार्प फॉल दिखा रही हूँ, तो अब मैं यहाँ आऊंगी, फिर नीचे जाऊंगी, फिर मैं यहाँ आऊंगी, फिर मैं नीचे जाऊंगी, और मैं ये टू एंड फ्रो चलते रहेगा। लेकिन अगर मुझे ट्रेंडिंग करना है, मुझे वन डायरेक्शनल मूव करना है, तो पंप के बाद जब एक पंप आएगा, उसके बाद मैं इसी जगह पर इसी जोन में स्ट्रगल करूंगी। फिर से इसी ट्रेडर की इन्वॉल्वमेंट के कारण एक पंप आएगा, फिर मैं इस रेंज को बेस बनाऊंगी, फिर पंप आएगा, फिर नए रेंज। दिस इज व्हाट द नेचर ऑफ प्राइसेस। अब क्या ये आपको क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा है? इस पीरियड में अपने आप को सेटअप के बाहर रखो, ट्रेड के बाहर रखो, और जब ये नया पीरियड शुरू होता है यहाँ पर ट्रेड करो।
जब ये पीरियड आ रहा है इसको अपने आप को बाहर रखो और ये पीरियड आ रहा है इसको ट्रेड करो। अभी कैसे पता चलेगा? जब ये पीरियड आएगा तो वॉल्यूम भी ड्राइड आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ मोमेंटम का पीरियड, वॉल्यूम सक्ट आउट, अगेन मोमेंटम का पीरियड, वॉल्यूम सक्ट आउट, अगेन मोमेंटम का पीरियड, वॉल्यूम सक्ट आउट, अगेन मोमेंटम का पीरियड। एंड जैसे ही शार्प फॉल आने शुरू हो गए, प्राइस रेंज में आ गई। प्राइस अपने आप में लेकिन प्राइस पर इतनी चीजें इंपोज कर रखी है आपने, इतने सारे इंडिकेटर ऑसिलेटर, प्राइस कहां पर है पता ही नहीं चल रही। दिस इज व्हाट द बिगेस्ट रीजन व्हाई रिटेल ट्रेडर्स आर कीप स्ट्रगलिंग। अब मैं क्या करता हूँ सिमिलर स्टाइल में, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एन एक्सप्लेन किया, मैं फर्स्ट मूव जब आती है तो कहता हूं कि दिस मूव बिलोंग्स टू महादेव, क्योंकि महादेव कह रहे हैं कि बेटा इसमें तुझे जो चाहिए वो मिलने वाला है। तो ये वाली चीज मुझे सिर्फ इसलिए यूज करनी है कि नाउ दिस स्टॉक विल परफॉर्म, देन इट गोज ड्राइड आउट, अगेन वॉल्यूम स्टार्ट, एंड द मोमेंट अगेन वॉल्यूम स्टार्ट आई एंटर। तब आप ये नहीं देखते कि 10% मूव हुआ है एक दिन में, 15% कुछ मूव नहीं हुआ है, देखता मैं। वो नहीं देखते। मैं सिंपल एक कैलकुलेशन लगाता हूँ, आई एम ट्रेडिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक फॉर लॉस। एक छोटा सा एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, कभी आपने भिखारी को अपने जेब में अगर 5,000 पड़ा हुआ है तो पूरा 5,000 दिया है? अगर मान लो बहुत ही दया आ गई तो 5,000 में से एक 500 की नोट कोई बच्ची होगी तो दे दिया होगा, राइट? बट पूरा पैसा दिया है? नहीं, मनी मैनेजमेंट कर दिया आपने। क्यों किया? क्योंकि आप देने के लिए ट्रेड कर रहे हो। किसी को आप पैसे दे रहे थे, इसलिए आपने 500 ही दिए। अगर लेने होते तो आप उसके हाथ की पूरी रकम देखकर क्या बोलते, पूरी आ जाए तो, राइट? तो जिस मोमेंट पे मैं देने के लिए ट्रेड करता हूं, उस मोमेंट पे मुझे मेरा माइंड क्या कहता है, देने वाला है तू, तो तू तेरे कैपिटल का इतना ही हिस्सा दांव पर लगा जिससे ना तेरा इमोशनल डैमेज हो, ना तुझे फ्रस्ट्रेशन आए, ना डिप्रेशन आए, एंड यू कैन डाइजेस्ट दैट लॉस वेरी इजीली, जिससे तू नेक्स्ट ट्रेड को कंपल्शन के तौर पर नहीं, सेटअप के तौर पर ढूंढे। सो दैट इज द मैजिक ऑफ ट्रेड फॉर लॉस विच अलाउज मी टू गेट डिटैच्ड इमोशनली फ्रॉम द ट्रेड। जैसे ही मैं ट्रेड फॉर लॉस बोलता हूं, मैं बोलता हूँ 25,000 की रिस्क बस है, 25,000 इस ट्रेड को देने हैं, इस ट्रेड की इतनी ही औकात है। कितना भी ब्यूटीफुल सेटअप बना होगा, गारंटी तो नहीं है, तो इसको 25 देते हैं, ऐसे 10 को 25 देते हैं, 3 मुझे 1-1 लाख वापस देकर जाएंगे। और cumulatively out of 10 trades, I will end up making 5 to 10% in a group of 10 trades. And that is what the purpose of trading is. आपको इंडिविजुअल ट्रेड की बाल की खाल नहीं निकालनी है, आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है, विन रेट पे नहीं। विन रेट इज नॉट डिफाइंड, इट विल चेंज विद द मार्केट डायनामिक्स, बट एक्यूरेसी इज वेल डिफाइंड। आपके 5 रूल है और आप वो 5 रूल प्रिसाइजली फॉलो करके सेटअप ढूंढ के निकाल रहे हो, आप 100% एक्यूरेट हो, रिजल्ट डजंट मैटर। तो इसी तरीके से जब ये सेटअप बनता है, मैं इसको अपने लॉस के लिए ट्रेड करता हूँ। जब एक स्टॉक बहुत बड़ी मूव दे रहा होता है, तब इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि 10% भागने के बाद उसी दिन में वो 10% नीचे आएगा। वो अगर 10 से उसको 20 जाना है तो 10 से आएगा नीचे, 8% आएगा, 2% डाउन मूव, बिग बिग गेन्स गिवन, बट थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर अपने ही डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा, बिकॉज किसी ने तय किया है कि इसको भगाना है, इसमें मुझे घुसना है, मेरा सारा पैसा डालना है मुझे इस स्टॉक में। अब ऐसे टाइम में, ऐसे सेटअप्स में आपका स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी भी तो कम होती है। ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, पर प्रोबेबिलिटी कम होगी। पर जब आप रैंडमली ट्रेड में घुसते हो तो भले स्टॉक ने 1% का अप मूव दिया है, पर उसको वक्त नहीं लगेगा 4% का डाउन मूव देने में। तो आई थिंक दिस इज अ बिग विन ऑफ दिस होल सेटअप। जब आप वॉल्यूम पर निर्भर कर रहे हो, आप किसी के मैग्नीट्यूड पर भरोसा कर रहे हो जो वॉल्यूम बता रहा है, और उसके बेसिस पे आप ट्रेड कर रहे हो विद अ बिगर वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम हो जाएंगे कंपेयर टू नॉर्मल नॉर्मल सिनारियो, बट मैं ये कहता हूँ, मान लो नॉर्मल सिनारियो के इतने भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, बराबर। ठीक? मान लो कि कोई एक नॉर्मल रैंडम स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है जिसके 10 में से 7 स्टॉप लॉस हिट होते हैं, मेरे भी 10 में से 7 हिट हो गए, लेकिन उसके वो जो 3 बचे हैं वो 1% भी मूव नहीं करेंगे, और मेरे जो 3 जो स्टॉप लॉस हिट नहीं कर रहे हैं
आगे 10% की रैली। बराबर। यही तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी है। मैं यही तो समझाना चाहता हूँ कि मैं 10 बार ये सिनेरियो को जब ट्रेड करूंगा, मैं अगले 2 चार्ट आपको फिर से दिखाने वाला हूँ। स्टॉक का नाम चेंज होगा, स्टॉक का रेट चेंज होगा, आपको इमेज सिमिलर दिखाई देगी। अब आप सोच के देखिए कि मैंने रैंडमनेस को कितने हद तक निकाल दिया है और प्रोबेबिलिटी क्यों मेरे फेवर में काम करती है। मैंने क्या कहा कि शायद एक रैंडम ट्रेडिंग करने वाले की इतनी ही विन रेट मेरी हो, उसके भी 10 में से 7 स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, मेरे भी 10 में से 7 हिट हो गए, लेकिन मेरे 3 विनर इतने स्ट्रांग और इतने बड़े होंगे कि मेरे वो 7 का लॉस कवर करके 5-10% एक्स्ट्रा मेरे जेब में बचेगा। उसी जगह उसका 10 में से 7 राइट आने पर भी वो 3 उसके 7 के प्रॉफिट तो ईट कर जाएंगे, कैपिटल का कुछ हिस्सा भी लेकर जाएंगे। मैं आपको 2 चार्ट और दिखाता हूँ चार्ट, और जहां पर मैं समझा का हूं, आप इस इमेज की तरफ ध्यान दीजिए। दिस इमेज and this image, both are M. Now I'll show you some other chart. Look at this. अब ये चार्ट की ब्यूटी है एक, ये मैं क्यों ओपन कर रहा हूं, क्योंकि ये चार्ट है डाउन ट्रेंड में, पर लोग कहते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो अब मैं शो करता हूं आपको मैं क्या कहना चाहता हूं। ओला इलेक्ट्रिक, ठीक, लॉजिकली एज पर टेक्निकल एनालिसिस दिस स्टॉक इज गोइंग डाउनसाइड, साउथवर्ड्स, राइट। अब यहाँ पर कैच क्या है, मैं क्यों ये चार्ट को ओपन कर रहा हूँ, क्यों इस चार्ट को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आई विल शो यू एग्जैक्टली सेम एंड ऑन दिस चार्ट, राइट। जो इसके पहले के नेटवेब के चार्ट पर हमने देखा, और ये सारे चार्ट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये 3 महीने से ज्यादा पुराने हैं, तो वी आर अंडर दी गाइडलाइंस, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस हम कर रहे हैं। सो नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर एन। अगर मैं इसका रेट छुपा दूं और इसका स्टॉक का नाम छुपा दूं, आप कहोगे यार ये तो नेटवेब का ही चार्ट है। जो स्टॉक कांस्टेंट बेसिस पर डाउनवर्ड रैली कर रहा है या डाउन साइड जा रहा है, उस स्टॉक में इस बाउंस में मैंने ट्रेड किया है। ये बाउंस कितना है ये समझने के लिए प्राइस पर जाते हैं। 41, 71, 40 रुपए के स्टॉक में 30 रुपए की मूवमेंट, विच इज अप्रोक्सीमेटली 70 to 75%। आप सोच के देखिए, एक ट्रेडर एक स्टॉक में 15% साल में बनाता है, तो राकेश झुनझुनवाला जी उसको मेरिटोरियस कैंडिडेट कह रहे हैं। ये केवल 5 दिन में 10 दिन में आपको 75% रिटर्न दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ट्रेंड्स को, ट्रेंड इज योर फ्रेंड को साइड में रखा है। आप कह लो ट्रेंड इज नॉट माय फ्रेंड, इम्बैलेंस इज माय फ्रेंड। whether stock is moving northward or southward doesn't matter, जिस मोमेंट पे उस पे इंस्टीट्यूशनल अपनी एक्टिविटी करेगा बिना सोचे समझे, क्योंकि आई एम ट्रेडिंग फॉर लॉस, अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ माय मनी आई विल ट्रेड इट। वन मोर स्टॉक आई विल शो, इस स्टॉक का तो नाम भी नहीं सुना होगा। जनरली जो ट्रेडिंग करते हैं उसके सामने बार बार आता है, बट जो ट्रेडिंग नहीं करते उनको नहीं दिखाई देते ये चार्ट्स। नाउ सी हियर आल्सो extremely huge imbalance which was not there before, इसलिए प्राइस एक रेंज में zigzag कर रहा है और अचानक विद दिस मोमेंटम ये प्राइस मूव हुई है। अब यहाँ पर एन नजर नहीं आ रहा है, बट एज आई हैव टोल्ड यू आई एम अ इंट्राडे ट्रेडर, आई डोंट यूज वन डे टाइम फ्रेम, आई यूज स्मॉलर टाइम फ्रेम एज स्मॉल एज 1 मिनट। तो उस पर इन तीनों चारों दिन पर एक ब्यूटीफुल एन बने हुए हैं, वो मैंने ट्रेड किए। ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर मेरा स्टॉप लॉस 10% का आ रहा है, तो मैं 0.1% ऑफ माई कैपिटल को यूज करता हूँ, तो अप्रोक्सीमेटली 1% का रिस्क हो जाता है। पोजीशन साइज अकॉर्डिंगली एडजस्ट होगी। बहुत बार मैंने ये कमेंट मेरे वीडियो में पढ़ा है कि 10% का स्टॉप लॉस लगा रहा है और 1% बोल रहा है। अरे उस स्टॉक के प्राइस का 10% है, उसमें मैं अपने क्वांटिटी को इस तरीके से मैनेज करता हूं जहां पर मेरी क्वांटिटी एडजस्टमेंट के कारण मेरी पोजीशन साइज हमेशा 1% रिस्क ऑफ माय कैपिटल होती है। अब देखो, मेरे हिसाब से हर ट्रेडर का माइंडसेट अलग होता है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट मिस्टेक्स जो होती है उनमें सिमिलर पैटर्न्स दिखते हैं। अब ओवर ट्रेडिंग हो जाने के बाद अगर उसका रियलाइजेशन हो जाए तो उसमें कौन सी भलाई है? आपके हिसाब से ओवर ट्रेडिंग की डेफिनेशन क्या है? और दूसरा सवाल यह है कि जब कोई ट्रेडर ट्रेड कर रहा है
तब ओवर ट्रेडिंग कैसे अवॉइड करें? पहले तो हमें ना रूट कॉज पता होना बहुत जरूरी है कि कोई एक ट्रेडर ना चाहते हुए भी इतनी बार बटन कैसे दबा देता है, राइट? इसका पहला सबसे पहला रीजन है, उसने ऐसा पैसा दांव पर लगाया है जिस पैसे की उसको नेक्स्ट डे जरूरत है। अगर आज मैं 1 लाख कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूं जिसकी जरूरत मुझे कल है, तो मेरा पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स ट्रेडिंग क्या होगा? 1 रुपया प्लस नहीं हुआ तो चलेगा, बट 1 रुपया माइनस नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई कांट अफोर्ड टू लूज। ये है सबसे बड़ा रीजन ओवर ट्रेडिंग के जन्म होने का। क्योंकि जब आई कांट अफोर्ड टू लूज, आई एम नॉट एबल टू एग्जिट इन लॉस। जब मैं पैसा लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो जो -10,000 आएगा, कैपिटल 1 लाख है, पोजीशन -10,000 है, माई हैंड्स विल गेट फ्रीज। मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा और मैं पोजीशन एग्जिट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आई कांट अफोर्ड टू लूज। और मैंने थोड़ी देर पहले क्या सिखाया? ट्रेड फॉर लॉस। कितना ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है। अबे हो क्यों रहा है? ट्रेडर ऐसे पैसे दांव पर क्यों लगा रहा है? क्योंकि किसी ने उसको ये कहा कि ये स्ट्रेटेजी नो लॉस स्ट्रेटेजी है। किसी ने उसको कहा कि ये 90% विन रेट की स्ट्रेटेजी है, जिसको उसने उसी तरीके से यूज करने की कोशिश की कि ये सेटअप बना है ना, अब मैं ट्रेड करता हूँ, ये परफॉर्म करेगा ही। क्योंकि 90% मतलब नेक्स्ट परफेक्शन हो गया है, अब ये ट्रेड चलेगा ही। और यहाँ वो सबसे बड़े फेलियर को, या स्टॉक मार्केट के सबसे ब्रूटल नेचर को, रैंडमनेस को भूल जाता है। पैसा इज बाय प्रोडक्ट ऑफ योर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कम्स विथ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एक सेटअप पे की जाती है, एक सेटअप के कुछ रूल्स होते हैं और उसी रूल्स को ट्रेड करना होता है। मतलब अल्टीमेटली आपके सेटअप के एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करता है कि आपका आउटकम क्या आने वाला है आउट ऑफ 100 ट्रेड्स। द मोमेंट यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ सेटअप, अगर आप हेड एंड शोल्डर ढूंढ रहे हो, अगर आप कप एंड हैंडल ढूंढ रहे हो, तो पूरा कप बनेगा, फिर हैंडल बनेगा, नेकलाइन ब्रेक होगी, तब आप ट्रेड करोगे। ऑटोमेटिकली पेशेंस आ गया। कप बनने के लिए 1 घंटा लगा, हैंडल बनने के लिए अगला 15-20 मिनट लग गए, आपने 1.25 घंटे तक एक भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। ऑटोमेटिकली पेशेंस आ गया। इसीलिए आपको एक सेटअप ट्रेडर, एक पैटर्न ट्रेडर बनना जरूरी है, क्योंकि वो पैटर्न बनने तक जो आप वेट करते हो, वो आपके ओवर ट्रेडिंग को कंप्लीटली पॉज कर देता है। चाहे आप कितने भी हार्ड अर्न मनी या कमिटेड मनी को यूज कर रहे हो, लेकिन आपका दिमाग आपको इस बात का परमिशन नहीं देगा कि सेटअप नहीं बनाए तो ट्रेड ट्रेड कर। वो कहेगा तुझे तो पैसे लगाने हैं ना, लगा, लेकिन लेट द सेटअप गेट फॉर्म्ड। रविंद्र जी, आप पिछले 15 साल से ट्रेड कर रहे हो और प्रॉप ट्रेडिंग में भी आपका एक्सपीरियंस लगभग 7 साल का है। तो एक प्रॉप डेस्क पर जो ट्रेड करता है, उस ट्रेडर में और रिटेल ट्रेडर में क्या डिफरेंस है? प्रॉप ट्रेडिंग आपको एक एज प्रोवाइड करता है। एज क्यों? ट्रेडिंग ही बिल्ड है अराउंड फियर। सबसे बड़ा इमोशन ट्रेडिंग में डर है। डर किस चीज का? जान तो नहीं जाने वाली। फिर किस चीज का डर? टू लूज योर हार्ड अर्न मनी। अब प्रॉप ट्रेडिंग में जब आपको कोई उसका कैपिटल ट्रेड करने देता है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका पे आउट आफ्टर 22 ट्रेडिंग सेशंस आने वाला है, तो इंडिविजुअल डे के हार जीत पर आपका फोकस हट जाता है। सबसे पहला अचीवमेंट तो उसी जगह पर है कि आज आपने अगर $1000 लूज किए हैं, तो वो आपके अकाउंट से डेबिट नहीं होने वाले। कल आपको वही बाइंग पावर मिलेगी, उसी बाइंग पावर से आप ट्रेड कर पाओगे और आप इजीली उस सिचुएशन को कोप अप कर पाओगे, क्योंकि आपके अकाउंट से कल के लॉस से एक भी रुपया डेबिट नहीं हुआ है। ठीक? अब मैक्सिमम ट्रेडर स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? दिस मनी फैक्टर। यहाँ पर हो क्या रहा है कि मेरा पैसा इन्वॉल्व है और मैं उसमें से 1 रुपया भी हारना नहीं चाहता हूँ, रादर मैं उसको डबल करना चाहता हूँ। यही थॉट एक प्रेशर क्रिएट करता है। प्रॉप ट्रेडिंग में वही सबसे बड़ा एडवांटेज है। क्यों प्रॉप ट्रेडिंग सीखने के लिए सबसे अच्छी जगह है? मैंने क्यों वहां पर फियरलेसनेस या ट्रेड फॉर लॉस वाला जो सिचुएशन कैसे क्रिएट हुआ है, ये माइंडसेट कैसे आया है?
बिकॉज ऑफ प्रॉप ट्रेडिंग टेस्ट। आई एम रियली थैंकफुल टू दैट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज से मेरा करियर चेंज हुआ है वो बाकी ट्रेडर्स को भी काम में आ सकता है, क्योंकि जब उनका पैसा दांव पे नहीं लगेगा तो दिमाग चलेगा। अभी दिमाग पैरालाइज्ड है, सुन्न पड़ा हुआ है, क्योंकि उनका पैसा दांव पर है और पैसा पैसा कर रहा है। यही रीजन। अगर मुझे कुछ पैरामीटर्स पर प्रैक्टिस करनी है तो मेरे लिए वो पैरामीटर्स कौन से होने चाहिए? राइट फ्रॉम माय टाइम फ्रेम, कौन से टाइम फ्रेम देखूं, 2 टाइम फ्रेम देखूं कि एक ही टाइम फ्रेम देखूं? एक ब्यूटीफुल कमेंट आया था, मैंने 4 ट्रेड किए, चारों को होल्ड किया, 10,000 का रिस्क लिया था। 2 ट्रेड में मुझे 15-20 हज़ार प्लस दिखा, लेकिन मैंने बुक नहीं किया और चारों में स्टॉप लॉस हिट हो गया। आप राइट ट्रैक पर हो, रोको मत अपने आप को। शायद आपने वो इम्बैलेंस फैक्टर पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं किया होगा, लेकिन 10 में से 2 1:4 तो आ ही जाएँगे। थोड़ा-सा इम्बैलेंस के क्राइटेरिया को और टाइटन अप करो। अभी आपने 10 टाइम्स वॉल्यूम वाला ट्रेड किया होगा, 50 टाइम्स रिलेटिव वॉल्यूम वाला भी ट्रेड करके देखो, तो शायद और थोड़ा फिटनेस आ जाए। पर आप राइट ट्रैक पर हो दोस्त। वो 4 नहीं बुक किए आपका अचीवमेंट है। आप सैडनेस से क्या बोल रहे हो? व्हाई पीपल आर लूजिंग मनी इन स्टॉक मार्केट? द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन स्टॉक मार्केट इज सिटिंग आइडल द मोमेंट दे कम ऑन स्क्रीन। 9:15 को आए, 10:15 को आए, 11:15 को आए, 12:15 को आए, जिस भी मोमेंट पे वो स्क्रीन पर आता है, उसके अगले 2 मिनट में उसका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसे लग रहा है उसको बनाना है पैसे। पैसे बिना ट्रेड किए कैसे कमाए जाएंगे? निफ्टी 500 के स्टॉक्स जो है उसमें मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन इंटरेस्टेड होता है, जिसे हम मिड कैप स्टॉक कहते हैं, निफ्टी 500। इसमें एक ट्रेडर को करना क्या है? इसको ऐसे दिन आइडेंटिफाई करने। आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ टू प्रैक्टिस वन थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन सो दैट इट कैन बिकम अ पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस ब्रेन which will give you impulse while that pattern follow form on chart in live market। ठीक? तो आपको कोई भी रैंडम हो, निफ्टी 500 में से कोई भी चार्ट लगाना है, जैसे जीआरएससी या मैस्डॉक या कोचिन शिपयार्ड या एससीआई, कोई भी स्टॉक लगाइए। उसका वो दिन ढूंढ कर निकालिए जिस दिन एक्सेप्शनल वॉल्यूम नीचे दिखाई दे रहा है, एट द सेम टाइम स्टॉक की हाई एंड लो 15% से ज्यादा है इन अ सिंगल डे। इन अ सिंगल डे ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, हाउ टू प्रैक्टिस इम्बैलेंस, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े पैसे देने के लिए। देखिए मैं फिर से यही बोल रहा हूँ, आपका ये कॉन्फिडेंस मुझे क्यों बढ़वाना है? पैसे लूज करने के लिए, ट्रेड फॉर लॉस। ठीक? जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसी कैंडल को देखते हैं, इसका लो कितना है? 196 और इसी कैंडल का हाई कितना है? 228। मतलब अप्रोक्सीमेटली 32 पॉइंट्स की मूवमेंट है। 200 रुपए के स्टॉक में 32 पॉइंट्स की मूवमेंट इज 16%, राइट? तो ये एलिजिबल डे है। इस दिन को आपको, द सेकंड क्वेश्चन ऑफ योर्स वाज टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम डजंट रियली मैटर। कोई पर्सन जॉब कर रहा है, वो जॉब के साथ पैसे कमाना चाहता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट इज जस्ट फॉर फर्स्ट 15 मिनट्स फॉर यू। आपको पहले 9:15 से 9:30 तक ही स्क्रीन पे रहना है और काम पे चले जाना है, क्योंकि आपका जब भी सेटअप फॉर्म होगा दिन के पहले कैंडल पर ही होगा। और जो इंट्राडे ट्रेडिंग, फुल टाइम ट्रेडिंग, प्रोफेशनल ट्रेडिंग करना चाहता है, वो 1 मिनट तक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जा सकता है। अब उसे करना क्या है? इस दिन को 1 मिनट पे कन्वर्ट करके इंट्राडे में जाकर बैक टेस्ट करना है कि 15% मूवमेंट करते समय जो जो फैक्टर्स मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किए हैं, फर्स्ट मोमेंटम आता है, फिर इंस्टीट्यूशन को नई लिक्विडिटी के लिए उसको साइडवेज जाने देना होता है। अगर उस मोमेंटम में वो शार्प नीचे आ गया तो वो रेंज में फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सारी चीजें उसको ऐसे 10,000 चार्ट पे टेस्ट करना है। इसके आगे की स्टेप है एग्जीक्यूशन। अब ये तो प्रैक्टिस कर ली मैंने, अब लाइव मार्केट में ये चीज बनेगी मेरी आंखों के सामने। तो जब ये बनेगी तो जो पैटर्न मुझे मिला है अंदर जाकर, इसको, इसका ऑटोप्सी करने के बाद मुझे कुछ मिला होगा। अब अंदर जाने के बाद लाइव मार्केट शुरू होता है, पहला मूव आता है। अब आपके पास वो पेशेंस ही नहीं है जो एंट्री के मूव तक आपको सिट टाइट मतलब बैठने की अनुमति दे, या आपको वो पेशेंस प्रोवाइड करे कि अब तू बैठ,
और पूरे पैटर्न को आंखों के सामने बनता हुआ देख, क्योंकि देयर इज नो गारंटी कि इम्बैलेंस आया तो पूरा पैटर्न बनेगा। हो सकता है पैटर्न ना बने, हो सकता है वो शार्प नीचे भी आ जाए, तो आपको इसका वेट करना पड़ेगा। लेकिन उस ट्रेडर ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जो 5 साल से ट्रेडिंग करते आ रहा है, ऐसी आदतें लगा रखी है, जो स्क्रीन पर बैठते ही उसको ट्रेड ढूँढने के अप्रोच पर लेकर जाती है, ना कि सेटअप ढूँढने के। तो ये ट्रांज़िशन होने में, आपका सबकॉन्शियस डेवलप होने में, वो पेशेंस आने में एक लंबा समय जा सकता है। अगर आप हार नहीं मानते हो, अगर आप बने रहते हो, तो देयर सवेयर यू विल बिकम अ सक्सेसफुल, कंसिस्टेंट, एक्यूरेट ट्रेडर। आई एम नॉट यूजिंग वर्ड प्रॉफिटेबल। एक्यूरेसी इंक्रीज हो गई, आप जीत गए। एक्यूरेसी का मीनिंग फिर से क्लियर करना चाहता हूं, इज नॉट हाउ मेनी ट्रेड्स आर मेकिंग मनी फॉर यू। एक्यूरेसी मतलब आप कितने राइट प्रिसीजन के साथ आपके सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो। अब ये तो वो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर आप 500 स्टॉक्स में से, एनएससी 500 मिड कैप स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक्स फिल्टर आउट कर रहे हो, प्योरली बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर सेटअप इन कंडीशंस के बेसिस पर। अब जरूरी नहीं कि हर बार एक ही स्टॉक आएगा, दो स्टॉक्स आएंगे, कई बार मल्टीपल स्टॉक्स आएंगे, कई बार एक ही स्टॉक आएगा पर आप वो ट्रेड नहीं करोगे, तो उसके भी काफी रीजंस होंगे। तो जब ये फिल्टर आउट हो जाते हैं स्टॉक्स, उसके बाद आप क्या करते हो? यस, अब जैसे ही कोई स्टॉक आया, मैंने शॉर्टलिस्ट किया, सो नाउ दिस इज अ हॉट कैंडिडेट फॉर प्रोबेबल ट्रेड आज के दिन के लिए। तो मैं करता क्या हूँ, ऐसे कभी 5 स्टॉक आएंगे, कभी 10 स्टॉक आएंगे, कभी 15 स्टॉक आएंगे, तो मैं कैसे मॉनिटर कर पाऊंगा मल्टीपल चार्ट्स को? देयर इज नो नीड, क्योंकि जब ये स्टॉक्स आएंगे, वो मेरे पहले लेग में होगा, वो पहला फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा होगा, जहां पे मुझे सिर्फ शॉर्ट लिस्ट करना है। इसके बाद एक्चुअल कैच है, जो मैंने आपको कहा कि जब भी कोई स्टॉक पहली बार 8-10% के लिए पंप होता है, उसके बाद उस स्टॉक में अपोजिट डायरेक्शन में कौन ट्रेड कर रहा है, एक्स्ट्रा फर्दर लिक्विडिटी स्टॉक में आने के लिए, रिटेल का नया पार्टिसिपेशन मार्केट में आने के लिए, सो दैट इंस्टीट्यूशन को नई लिक्विडिटी मिले, वो स्टॉक साइडवेज जाता है। फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स मैं उस स्टॉक को देखता भी नहीं। फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स आई डिसाइड कि अब इसने मेरा सेकंड क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए, साइडवेज जाने का। और ये प्राइमरी क्राइटेरिया है, क्योंकि अनलेस इट विल गो साइडवेज, इट विल नॉट क्रिएट अनदर रैली। तो उसको मैं अभी 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, हम हमारी लैंग्वेज में कहते हैं पकने देते हैं, राइट? नाउ एज़ यू सेड कि यार 15 स्टॉक शॉर्टलिस्ट किए। अब तुझे कैसे पता होगा कि किस स्टॉक में, जिसको तूने शॉर्टलिस्ट किए हैं, उसमें किसमें सेटअप कंप्लीटली फॉर्म हो रहा है? क्योंकि मेरा पहला लेग में जो क्राइटेरिया था, सेम वॉल्यूम क्राइटेरिया मेरा एंट्री लेग में है, तो जब वो उस क्राइटेरिया का वॉल्यूम जनरेट करेगा, वो फिर से स्क्रीनर में आएगा। और इसलिए मुझे मैन्युअल ऑब्जर्वेशन उस चार्ट पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो फिर से स्क्रीन पर आएगा, उस समय मैं क्लिक करके देख लूँगा, क्या ये मेरा वो फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, जिसका मैं वेट कर रहा था? और फिर मैं वहाँ पर ट्रेड करूँगा, विदाउट एनी हेजिटेशन फॉर लॉस। आफ्टर एंट्री वाले हिस्से में आपके क्या रूल्स होते हैं? इस सेटअप को आप आफ्टर एंट्री कैसे ट्रीट करते हो? ओके, दैट इज़ रियली नाइस क्वेश्चन, और बहुत सिंपल है। धोनी जैसा महान प्लेयर भी बोलता है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। एंट्री के बाद मेरा कुछ कंट्रोल है? क्या मेरे देखने से चार्ट ऊपर जाएगा? ना देखने से स्टॉप लॉस हिट होगा? देयर इज नथिंग आई कैन कंट्रोल आफ्टर एंट्री। व्हाटएवर इज इन माय कंट्रोल, आई हैव ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ। मेरे कंट्रोल में मेरा सेटअप है, उसके फॉर्म होने का पेशेंटली वेट किया। मेरे कंट्रोल में मेरी रिस्क पर ट्रेड है, मैंने एग्जैक्टली और रिस्क पर ट्रेड स्टॉप लॉस पॉइंट के अकॉर्डिंग काउंट करके उतनी ही क्वांटिटी ट्रेड की, जिससे मेरे कैपिटल का 1% दाव पर लगे। मेरे कंट्रोल में प्रैक्टिस है, मैं हर रात 100 चार्ट प्रैक्टिस करता हूँ। जो सारी चीजें मेरे कंट्रोल में है, उसका टेक केयर मैंने कर लिया है। अब आफ्टर एंट्री मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। अगर मैं उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहा हूँ, इसका केवल और केवल एक मतलब होता है, मुझे मेरे स्ट्रैटेजी पे भरोसा नहीं है। मैं अगर एंट्री के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ढूंढ रहा हूं कि कहां से नीचे आ जाएगा, मुझे गेम ऑफ ट्रेडिंग समझ नहीं आया है। अगर मैं कांस्टेंट कहाँ एग्जिट करूं ये सोच रहा हूं,
तो मुझे ट्रेडिंग नहीं आती, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है 1 रुपया जाना है, 4 रुपए आने हैं, बीच में कुछ नहीं है। आफ्टर एंट्री मनी मैनेजमेंट हो गया, सेटअप आइडेंटिफाई हो गया, एंट्री के बाद केवल 1:2 आता है। उसके लिए चार्ट मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, आप अलार्म लगा के रख सकते हो, अलर्ट लगा के रख सकते हो कि 1:2 किस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है। 100 पे एंट्री है, 98 का स्टॉप लॉस है, 2 रुपए का स्टॉप लॉस है, 104 पे 1:2 आएगा। 104 आते ही आपको अलर्ट अलर्ट मिल जाए, आप स्टॉप लॉस उठा के आपके रेट पे लेकर आओ। 108 आते ही आप एग्जिट कर दो, अलर्ट से भी काम हो जाएगा, आपको स्क्रीन पे रहने की जरूरत नहीं है। और अगर आपकी डेयरिंग बहुत है, आप फियरलेस ट्रेडर हो, अब तो उसको खुला छोड़ दो, 3-15 तक ऑटोमेटिकली रिजल्ट मिल जाएगा। इसमें भी कई सारे स्टूडेंट्स बहुत अल्टीमेट होल्ड करते हैं, इवन आई कैन नॉट, इतने अल्टीमेट होल्ड करते हैं कि 1:10 भी मिल जाता है उनको किसी किसी दिन। तो इसके डाउन साइड भी है, स्टॉक 1:4 अचीव करके नीचे भी आ जाता है। तो बेटर ये है कि अल्टीमेटली रिजल्टेंट विल बी द सेम। जहाँ 1:10 एक स्टॉक में मिल रहा है, 3 स्टॉक में 1:4 मिल रहा है, तो रिजल्टेंट विल ऑलवेज रिमेन सेम। इट इज अप टू यू व्हाट सूट्स यू, व्हाट बेनिफिट्स यू मोर। इसीलिए मेरा कहना ये है कि आफ्टर एंट्री यू डोंट नीड टू थिंक एनीथिंग एक्स्ट्रा, जस्ट गो विद द फ्लो। सेटअप आइडेंटिफाई कर लिया, बिफोर एंट्री सब करेक्ट कर लिया ना, आफ्टर एंट्री कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप बिफोर एंट्री ही इतना मैनिपुलेशन कर रहे हो कि एंट्री के बाद आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं रह रहा है। सो दिस इज व्हाट अ सिंपल टेक्निक इज, डू नॉट कंट्रोल एनीथिंग आफ्टर एंट्री बिकॉज नथिंग इज इन योर कंट्रोल। स्ट्रैटेजी जो भी हो, पर ट्रेडिंग सेटअप क्या होना चाहिए, वो एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जैसे एंट्री ट्रिगर्स हो गए, एग्जिट के कौन से कंडीशंस है, इनवैलिडेशन कब होगा, क्या आपका रिस्क सेटअप होगा एक ट्रेड में। तो कुल मिला के इन सारे एलिमेंट्स को लेके जो एक ट्रेडिंग सेटअप बनना चाहिए हर एक ट्रेडर के लिए, आपके हिसाब से वो क्या है? इसको विराट कोहली के एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या विराट कोहली, क्योंकि हम कहते हैं कि विराट कोहली का सेल्फ डिसिप्लिन माइंडसेट इतना स्ट्रांग है, वो उसको स्टैंड आउट करता है बाकी क्रिकेटरों के मुकाबले। सो पॉइंट इज, वो बैट के वजह से नहीं परफॉर्म कर रहा है। बैट एक टूल है, अगर वो टूल में थोड़ी भी गड़बड़ होती है तो परफॉर्मेंस पे असर होता है। बट अल्टीमेटली स्किल लाइज इन विराट कोहली इटसेल्फ। उसका सेल्फ डिसिप्लिन कह लो, उसका हार्डवर्क कह लो, सब कुछ विराट कोहली के अंदर है। तो बैट का रोल क्या है? बैट इज अ पार्ट ऑफ अ सेटअप। आप जिसको सेटअप कहते हो, आपका सेटअप क्या है? चार्ट। चार्ट केवल सेटअप नहीं है। मैं जब फ्लॉलेसली विदाउट एनी हेडेक कोई सेटअप को आइडेंटिफाई करता हूं, ये सेटअप मेरे लिए बैट की तरह काम कर रहा है। जब मैं उस सेटअप को देखता हूं तो वो 25,000 लूज करने में कोई भी मुझे थोड़ी तक शिकन नहीं आती। मैं बिल्कुल ट्रेड फॉर लॉस के मेंटेलिटी से ट्रेड करता हूं। मैं दिन भर उस सेटअप को आइडेंटिफाई करने के लिए पूरे 6.25 घंटे स्क्रीन पर बैठ सकता हूं। उस सेटअप को मैं फ्लॉलेसली आइडेंटिफाई कर पाऊं, 100% एक्यूरेसी के साथ आइडेंटिफाई कर लूं, इसलिए उसके 100 चार्ट भी इवनिंग में प्रैक्टिस करता हूं। ये सारा सेटअप का पार्ट है। ट्रेडर का प्रॉब्लम ही यही है कि जिस चीज को एड्रेस करना चाहिए, उस चीज पर बात करने वाले को अब स्ट्रेटेजी बता, बाकी का मैं कर लूंगा। तू नहीं कर पा रहा है दोस्त, तुझे स्ट्रेटेजी के कारण लॉस नहीं हो रहा है। तेरे लॉस का जिम्मेदार तेरा सेटअप है। तेरा सेटअप ही शुरू हो रहा है, मुझे आज पैसा बनाना है। द मोमेंट यू से मुझे पैसा बनाना है, तुम्हारा दिमाग बोलेगा ट्रेड किए बगैर पैसा नहीं बनता है। बटन दबा, दबा बटन। अरे 3 सेकंड हो गए, 9:15, 3 सेकंड हो गए, तूने ट्रेड नहीं किया, मार्केट खत्म हो जाएगा। ये फील आता है लोगों को। 9:17 तक पोजीशन नहीं ली तो अस्वस्थ हो जाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि पैसा बनाना है। तो ग्रेट रविंद्र जी, आपसे बातें करके बढ़िया लगा। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली होंगी। इनफैक्ट लाइक आई सेड, यू आर द फर्स्ट गेस्ट ऑन दिस पॉडकास्ट जिनसे मैं दोबारा बात कर रहा हूँ इसी पॉडकास्ट में बुला। थैंक यू वेरी मच। सो इट वॉज एन एब्सोल्यूट प्लेजर एंड होप टू स्टे इन टच।